गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का लेसन 3 द एटमॉस्फेयर के कुछ जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, एंड रेनफॉल। हम ये बात आ जाए तो हम पहले वाटर साइकिल भी देख लेते हैं। वाटर साइकिल मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाटर साइकिल? द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज नॉन एज वाटर साइकिल। वाटर का जो साइक्लिक मूवमेंट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द वाटर बॉडीज अगेन टू दी वाटर बॉडीज, इसका हम टोटल पूरा प्रोसेस को वाटर साइकिल बोलते हैं। ये साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। तो इसमें हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जनरली हमारी टेम्परेचर्स के ऊपर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर मैंने कहा था इक्वेटोरियल पोर्शन में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि डायरेक्टली पड़ता है सनलाइट, बहुत कम एरिया को कवर करता है, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इज मोर। तो यहाँ पे वाटर बॉडी से ज़्यादा इवापोरेशन होता है, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा है तो इवापोरेशन रेट ज़्यादा है। जब इवापोरेशन ज़्यादा है तो वाटर्स जो वाटर वेपर होते हैं, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज ऑल्सो मोर, जिसकी वजह से अगर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगा। ये जो सारे पॉइंट्स है इसमें दे रखा है पॉइंट्स वाइज, इट इज़ नॉन एन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या है? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजेशन प्रेजेंट इन एयर इज नॉन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो जब रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारे एयर में मॉइस्चराइजेशन के परसेंटेज ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक्चुअल अमाउंट में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इज नॉन एज द एक्चुअल ह्यूमिडिटी। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जिस वे में हम एक्सप्रेस करते हैं उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी समझ में आया? ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन आवर एयर इज नॉन एज द ह्यूमिडिटी। देन हम देखेंगे कंडेंसेशन। जब हम वाटर साइकिल को जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं उसमें हम देखें कि व्हाट इज कंडेंसेशन। वंस ये वाटर जो होता है वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं देन इट गोज अप, क्योंकि वाटर वेपर जब गैस फॉर्म में आ जाता है ये लाइटर हो जाता है, जब हल्का हो जाता है ये ऊपर चला जाता है, और जैसे हम ऊपर जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, फिर वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में पूरा जाएंगे। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द एयर कैन होल्ड ओनली ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। मीन्स कह रहा है एक पार्टिकुलर मतलब एक एयर का ना एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पर्टिकुलर है। हम एक पर्टिकुलर अमाउंट एयर में पर्टिकुलर एयर ही रह सकता, वाटर ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक पर्टिकुलर उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट या ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर इन विच एयर गेट्स सेचुरेटेड। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे एयर सेचुरेटेड हो जाता है उसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। सेचुरेटेड मीन्स क्या है? व्हेन द एयर कंटेन्स एज मच एज वाटर वेपर एज इट होल्ड। मीन्स एक एयर में जितना वाटर रह सकता है, एक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है एयर का, कि हाँ ये एयर इतना वाटर ऑब्जर्व कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, जितना कर सकता है हम उसको सेचुरेशन बोलते हैं। और जिस पॉइंट में जिस टेम्परेचर में होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट या सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, अब देख देखेंगे कंडेंसेशन। व्हाट अबाउट कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या होता है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सेचुरेटेड एयर फॉल्स बिलो द ड्यू पॉइंट। जब टेम्परेचर कम हो जाता है देयर इज नो लॉन्गर एबल टू, मतलब जब हमारे सेचुरेशन पॉइंट फिक्स हो जाता है मीन्स और वाटर होल्डिंग नहीं कर सकता, उस एयर के अंदर और मॉइस्चराइजर नहीं जा सकता या और ह्यूमिडिटी नहीं हो सकता, जितना ऑब्जर्व करना था उसने ऑब्जर्व ऑलरेडी कर लिया। द एक्सेस वाटर वेपर द चेंजेस। तो जो एक्सेस वाटर होता है वंस ह्यूमिडिटी ले लिया, बाकी जो वाटर वेपर होता है उसमें किसमें चेंज हो जाता है? देन चेंजेस इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, पहले वाटर जो है वो एयर ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर, क्योंकि एक पॉइंट होता है, जैसे हम ग्लास में थोड़ा सा नमक डाल दिए ग्लास ऑफ वाटर में, फिर उसको मिक्स करते चले गए, एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा जिसके बाद और जो सॉल्ट है वो मेल्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना ही था वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, सॉल्ट की जो मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड उतना ही जाना था, उसके अंदर उसके पास स्पेस नहीं है। हम फिर नमक डालते जाएंगे लेकिन वो घुलेगा ही नहीं, क्योंकि सेचुरेशन पॉइंट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो एयर के अंदर जितना ह्यूमिडिटी होना था उसने ऑलरेडी उतना वाटर को ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद नहीं, उसके पास कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाटर जो है अब वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर।
ठीक है। दिस प्रोसेस इस पूरे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर लीड्स, कंडेंसेशन की वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स, फॉग, मिस्ट एंड ड्यू, ये सब फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम देखते हैं अबाउट द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, कंटिन्यूस कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर। जब ये कंटिन्यूस कंडेंसेशन प्रोसेस चलेगा देन क्या होगा, एयर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। कंटिन्यूस बार बार होने के बाद हवा में हमारे स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स का, वाटर ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा। व्हेन दिस, जब ये ड्रॉपलेट्स या वाटर ड्रॉप एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, उनकी साइज बड़ा हो जाएगा, देन ये हवा में, एयर में फ्लोट होने लगेंगे, मीन्स तैरने लगेंगे। फिर ज़्यादा वजन की वजह से ये धीरे धीरे नीचे फिर जाने लगेंगे, जिसको हम रेन ड्रॉप्स बोलते हैं। द फॉलिंग ऑफ कंडेंस वाटर वेपर, ये जो वाटर वेपर्स का नीचे गिरने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन, सॉरी प्रेसिपिटेशंस बोलते हैं। ठीक है। रेन, ड्रिजल, स्नो, स्लीट, हेल, ये जो है ये मेन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। इसके बाद आपका रेनफॉल हो जाएगा। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस हम जनरली रेनफॉल बोलते हैं। मैंने कहा प्रेसिपिटेशंस क्या है ना, ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइंट हो जाते हैं, साइज ग्रो होता है ज़्यादा वेट की वजह से, फिर ये रेन के रूप में लेके फिर वाटर बॉडीज को कवर कर लेते हैं। ठीक है। जिन इंस्ट्रूमेंट में हम रेनफॉल को मेजर करते हैं उसको रेनगज बोलते हैं। बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ देयर फॉर्मेशंस, रेनफॉल कंट्री, रेनफॉल को हम अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है, कन्वेंशियल, रिलीफ एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेंशियल मीन्स व्हेन द अर्थ सरफेस गेट्स हीटेड अप, जब अर्थ की सरफेस गर्म हो जाता है। वार्म एयर करंट्स राइज, जो गर्म हवा होती है ऊपर जाता है, और ठंडा हवा क्या होता है, एबव 6 नीचे आ जाता है। ओनली टू बी हीटेड, क्यों आता है ना, एक बैलेंस होने के लिए। ठीक है। तो जिसकी वजह से जैसे कन्वेंशियल एयर करंट इज सेट अप आफ्टर रीचिंग द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द हॉट एयर एक्सपांड्स, जब ऊपर पहुंचता है जो गर्म एयर फैलने लगता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, फिर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं द कन्वेंशियल्स रेनफॉल्स। ठीक है। नेचुरल प्रोसेस है। दिस क्लाउड्स प्रोड्यूस सडन एंड हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से तुरंत बारिश होने लगता है, कन्वेंशियल होता है। देन आपका रिलीफ रेनफॉल क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द ओरोग्राफिकल रेनफॉल। हम रिलीफ रेनफॉल को ओरोग्राफिकल बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द रिलीफ और ओरोग्राफी ऑफ द रेन, जो जमीन का ओरोग्राफी की वजह से क्रिएट होता है। रिलीफ रेनफॉल इज कॉज्ड व्हेन ए माउंटेन और हाईलैंड लाइज इन द पाथ ऑफ द मॉइस्चर एलिमेंट्स। दैट मीन्स रिलीफ रेनफॉल, जब मैंने कहा था जब आप हिमालय के ऊपर पढ़े थे, जब बारिश का जो हवा होता है, जो विंड्स विच या एयर के साथ जब मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करके आता है, अगर बीच में हमारे हिमालय आ गया तो उसमें से धक्का खा के वहीं पे ज़्यादा बारिश हो जाता है। जैसे आसाम की चेरापूंजी, मैक्सिमम केस में आसाम में ज़्यादा रेनफॉल होते हैं क्योंकि टकराता है एयर विथ मॉइस्चराइजेशन या ह्यूमिडिटी, पहले टकराता है वहीं पे, इसीलिए वहीं पे बारिश होता है। तो इस टाइप की बारिश को हम रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है। और इस एरिया को हम रेन शैडो एरिया बोलते हैं, क्योंकि जब कोई हाई माउंटेन्स या हाई हिली एरिया वो एयर के सामने आ जाता है, तो टकराहट की वजह से वही कुछ एरियाज है जहाँ पे बारिश हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रिलीफ रेनफॉल, या उस पर्टिकुलर एरिया को रेन शैडो एरिया। जैसे कि हमारे कुछ एग्जांपल्स है, मुंबई अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स रिसीव मोर रेनफॉल इन मुंबई व्हिच इज रिलीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट जो माउंटेन रेंज है उसके किनारे पे, इसलिए बार बार विंड्स वहाँ पे टकराने की वजह से बार बार बारिश होता है, जिसको हम रिलीफ, एक रिलीफ हो गया, टकरा के गिर गया नीचे। Then cyclonic rainfall. Cyclonic rainfall is caused when warm and cold air masses converge. ठीक है। As the same name suggests, it is associated with cyclonic. जैसे कि cyclonic rainfall है, साइक्लोन के साथ अटैच्ड है। ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास मीट, जब ठंडा एयर और गर्म एयर मीट होते हैं, एक साथ में कनेक्टेड होते हैं। द वार्म एयर मास बीइंग लाइटर, जो गर्म हवा होती है वो हल्का होता है, वो क्या होता है, कोल्ड एयर के ऊपर रह जाता है, क्योंकि हल्का चीज़ ऊपर रहेगा और जो वजनदार चीज़ नीचे रहता है, इसलिए जो कोल्ड एयर होता है वो नीचे रहता है और जो हॉट एयर होता है वो ऊपर रहता है। द बाउंड्री बिटवीन द टू एयर मासेस, दोनों के बीच में जो बाउंड्री एक लेवल फॉर्मेशन होता है उसको हम फ्रंट बोलते हैं। एज द वार्म मॉइस्चर लेडन एयर राइजेस अप अलोंग द फ्रंट, कूलिंग एंड कंडेंसेशन टेक्स प्लेस रेजिस्टेंट। तो जैसे कि ठंडा हवा, जो हल्का हवा होता है ऊपर चला जाता है, क्योंकि डिफरेंस आ गया बिटवीन द हायर एंड हॉट एयर एंड कूल एयर, डिफरेंस आ गया। जो हॉट एयर होता है वो बहुत हल्का होने की वजह से ऊपर चला जाता है, उनके बीच में एक लेयर हो जाता है जिसको हम फ्रंट बोलते हैं। ऊपर जाने की वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन रहता है और देन आपका रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से हम इसको साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है।
नंबर ऑफ डेज, बहुत दिन तक बारिश होता है इसकी वजह से। तो हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल के ऊपर डिस्कस किया। फर्स्ट कन्वेंशियल, इसमें नेचुरली होता है, रिलीफ एंड हो गया आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, दैट्स इट। ये आपका चैप्टर यही था। तो कोशिश कीजिएगा इसका शॉर्ट टाइम जैसे डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर का, ये सब तो हो सकता है, कोशिश कीजिएगा इस सबको शॉर्ट आउट करने के लिए। थैंक यू।